चलिए, तो बच्चा लोग अब हम लोग स्टार्ट करेंगे पैनक्रियाज से। ओके, जैसे हम लोग पढ़े थे कि लीवर हमारे बॉडी का सबसे बड़ा सेल था, सॉरी सबसे बड़ा ग्लैंड था, उसी तरह उसके बाद जो सेकंड नंबर पे आता है दैट इज पैनक्रियाज। तो इट इज सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड इन आवर बॉडी। ठीक है, ये एक मिक्स्ड ग्लैंड है। हम लोग दो तरह का ग्लैंड पहले पढ़ चुके हैं एनिमल टिश्यू में, एक्सोक्राइन और इंडोक्राइन। एक्सोक्राइन यानी एक ऐसा ग्लैंड, एक ऐसा ग्लैंड जो एक सेकंड रुको, एक ऐसा ग्लैंड जो जिसका डक्ट भी हो या जिसका सिक्रीशन किसी डक्ट के थ्रू अपने टारगेट साइट पे जा रहा हो, या ऐसा भी हो सकता है कि वो ग्लैंड बिना यस वापस एक बार बोलते रुको, दिमाग मेरा शांत नहीं है तो ये घबरा रहा है। हाँ, एक ऐसा ग्लैंड जो अपना सिक्रीशन किसी डक्ट के थ्रू अपने टारगेट साइट पे पहुंचाए उसको बोलते हैं एक्सोक्राइन। और एक ऐसा ग्लैंड जो बिना किसी डक्ट के अपना सिक्रीशन अपने टारगेट साइट तक पहुंचाए उसको बोलते हैं इंडोक्राइन। एक्सोक्राइन जो डक्ट के थ्रू टारगेट साइट तक अपना सिक्रीशन पहुंचाए, इंडोक्राइन जो बिना डक्ट के अपना सिक्रीशन टारगेट साइट तक पहुंचाए। ठीक, तो पैनक्रियाज एक हेटेरोक्राइन ग्लैंड है। पैनक्रियाज एक हेटेरोक्राइन ग्लैंड है। पैनक्रियाज एक हेटेरोक्राइन ग्लैंड है। हेटेरोक्राइन ग्लैंड यानी ये मिक्स्ड है। मिक्स्ड यानी इसका कुछ पार्ट एक्सोक्राइन तरीके से सिक्रीशन करता है, यानी उसमें डक्ट होता है और वो डक्ट के थ्रू अपना सिक्रीशन रिलीज करता है। और इंडोक्राइन है इसका कुछ दूसरा पार्ट, यानी ये बिना डक्ट के सीधा ब्लड में अपना सिक्रीशन रिलीज करता है। जो कि ये एक ऐसा ग्लैंड है जिसका कुछ पार्ट एक्सोक्राइन है कुछ पार्ट इंडोक्राइन है, इसलिए इसको एज अ होल वी कॉल एज मिक्स्ड ग्लैंड। क्या बोलते हैं हम लोग इसको? मिक्स्ड ग्लैंड। तो हेटेरोक्राइन का मतलब भी समझ में आ गया होगा, मिक्स्ड ग्लैंड, और साथ में इसको हेटेरोक्राइन ग्लैंड भी बोलते हैं क्योंकि इसका ड्यूअल मोड ऑफ सेक्रेशन है। जरा समझना, ये पैनक्रियाज का एक डायग्राम है, बीच में ये है कोर पार्ट, और फिर साइड साइड में भी है ये सब, देख रहे हो? ये जो कोर पार्ट है इसको बोलते हैं आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। क्या बोलते हैं? आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। ये इंडोक्राइन पार्ट है। आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस जो अंदर साइड में है, जो कोर पार्ट है, ये एक इंडोक्राइन पार्ट है जो कि रिलीज करता है इंसुलिन, एक हार्मोन जो सीधा ब्लड में रिलीज होता है। ठीक है, ये बहुत छोटा पार्ट है, मैक्सिमम पार्ट ये बाहर बाहर वाला बनाता है। कैसे? ये क्या है भाई? इसको बोलते हैं एक्सोक्राइन पैनक्रिएटिक फॉलिकल्स, या इसको एक और नाम देते हैं पैनक्रिएटिक एक्टिनी, जो कि 97 to 98% है टोटल ग्लैंड का। टोटल ग्लैंड का 97 to 98% पैनक्रिएटिक एक्टिनी है जो कि रिलीज करता है पैनक्रिएटिक जूस। और बाकी का 2 to 3% जो है ये आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस है, जो कि इंडोक्राइन पार्ट है जो रिलीज करता है इंसुलिन। ठीक है नहीं ठीक है बताओ? पैनक्रियाज एक हेटेरोक्राइन ग्लैंड है क्योंकि इसमें दोनों तरह का रिलीज, दोनों तरीके से सिक्रीशन होता है। बाहर बाहर साइड में पैनक्रिएटिक एक्टिनी है जो मैक्सिमम पार्ट बनाता है 97 to 98% जो रिलीज करता है पैनक्रिएटिक जूस। और जो अंदर में कोर वाला पार्ट है दैट इज कॉल्ड आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, ये इंडोक्राइन पार्ट है, ये रिलीज करता है इंसुलिन। बताइए किसी को दिक्कत है तो यहां तक में? ओके डन, नेक्स्ट पार्ट। अब ये जो एक्सोक्राइन पार्ट है इस पे हमें फोकस करना अभी के लिए, इंडोक्राइन पार्ट पे आगे के चैप्टर्स में हम फोकस करेंगे। अभी विल बी फोकसिंग ऑन एक्सोक्राइन पार्ट। तो ये जो एक्सोक्राइन पार्ट है वो रिलीज करता है पैनक्रिएटिक जूस विच इज अल्कलाइन इन नेचर। अल्कलाइन यानी वापस से बताओ, पीएच ज्यादा होगा 8 से या कम होगा? 7 से ज्यादा। बिल्कुल 7 से ज्यादा होगा। ये पैनक्रिएटिक जूस को कौन इन्फ्लुएंस कर रहा है? देखो सबसे पहले ध्यान रखना, सीसीकेपीजेड था बाइल के लिए, गैस्ट्रिन हार्मोन था गैस्ट्रिक जूस के लिए, और पैनक्रिएटिक जूस के लिए दो है। सीसीकेपीजेड तो है ही, साथ में एक और हार्मोन आ गया, नाम है सिक्रेटिन।
CCK-PZ नॉर्मली पैनक्रेटिक जूस को रिलीज कराता है, जबकि ये सिक्रेटिन मेनली बाइकार्बोनेट आयन को रिलीज कराता है। ठीक ठीक है, यहां तक बताइए। बोल दो। चलो ठीक। नाउ वे टू द नेक्स्ट पार्ट। ड्यूडेनम कंप्लीट हुआ, स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट ड्यूडेनम कंप्लीट हुआ। नाउ वे टू द सेकंड पार्ट एंड दैट इज इलियम। इलियम क्या है? ये थोड़ा सा ऐसे उल्टा हो गया है, यहाँ पे ध्यान देना। अगर कोई नोट्स लिखे नहीं हो, मतलब लिख लियो तो उसके लिए तो दिक्कत है। वैसे तो हम जो नहीं, मोस्टली नहीं लिखोगे इतना हमको भरोसा है। तो जेजुनम के लिए ये है, ठीक है। उल्टा बोल रहा हूँ क्या यार, देखें एक बार वापस से पढ़ के देखें। मेरा वो कहाँ गया? हाँ, लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ गट हाईली कॉइल लीड्स टू सीकम, नहीं। ये सब जो पॉइंट है, डेवडेनम, जेजुनम और इलियम, ऐसे होता है। सेकंड पार्ट है तुम्हारा जेजुनम, थर्ड पार्ट है तुम्हारा डेवडेनम, जेजुनम और इलियम, ऐसे होता तीसरा पार्ट। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो ये होगा तुम्हारा लॉन्गेस्ट पार्ट तो ये ना सेकंड जेजुनम होगा, जेजुनम में सेकंड लार्जेस्ट पार्ट होगा ये, ठीक है। ये इलियम का हो जाएगा, तो इसका लिखने का कहीं मतलब बनता है क्या? अच्छा नहीं, ठीक है, जो लिखा हुआ है ये ठीक है। आपको करना क्या है ना कि सबसे पहले सब ड्यूटेनम के लिए लिखे थे, उसके बाद पहले जेजुनम लिख लेना और बाद में इलियम लिखना, लिखना सिर्फ ऐसे। ये पॉइंट ठीक है, हम एक बार वापस से इसको कवर ही कर देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए कि हम कहना क्या चाहते हैं। जो बोले थे वो सब भूल जाइए, अभी आते हैं वापस से एक बार रिपीट कर देते हैं। सुनना, ड्यूटेनम हो गया यहां तक, ये 1 नंबर था। उसके बाद आप लिखिएगा जेजुनम, जो सेकंड नंबर है नोट्स का। और उसके बाद आप लिखिएगा इलियम, लिखिएगा इलियम, जो कि थर्ड पार्ट है नोट्स का। तो सेकंड पार्ट पढ़ते हैं। सर आपका वॉइस नहीं आ रहा। अभी आ रहा है मेरा आवाज? हेलो, यस सर। कहां से मेरा वॉइस आना बंद हुआ? ये 1 2 3 क्या था ये बता दिए थे? यस सर। ठीक। तो सबसे पहले आप ड्यूटेनम लिख लीजिएगा, जो वहां तक बता दिए 1 नंबर। उसके बाद आप लिखिएगा जेजुनम के बारे में, जेजुनम पढ़ते हैं। जेजुनम सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ गट है, गट का सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट ये। सर सर इस हाँ वापस बोलो। टॉपिक का नोट्स मिलेगा ना? ये भेज चुके हैं बच्चे, ये जो पिछली सर बार स्लाइड टेलीग्राम भेजे पर थे क्या? टेलीग्राम पे। हाँ, ओके सर। नहीं मिला टेलीग्राम पे, ग्रुप में डाल दे सबको, वापस बोलो। सर यस मिल सर। जाएगा, हम ऑन नहीं किए हैं। ठीक है, हम ग्रुप में डाल देते हैं, रुक जाओ। सर इससे जो पहले का भी था वो भी डाल दीजिएगा ना? उसके पहले वाला व्हाट्सएप पे पहले से है। अ, 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 अ। हम अभी से लेके अंत तक का भेज दिए हैं, ऐसे भी हम लोग ऑलमोस्ट अंत पे पहुंच गए हैं। अगले क्लास में ये खत्म हो जाएगा, 1 घंटे का और है। चलो ये पूरा चला गया है। एंड नोट्स को एकदम कंप्लीट कर लीजिएगा अगले क्लास तक, क्योंकि उसके बाद हम लिख लिख के पढ़ाएंगे जैसे पहले पढ़ाते थे। क्योंकि मेरा पीडब्ल्यू में प्रमोशन हो गया, अब हम 11 से हायर क्लासेस में चले गए, टारगेट बैच में। तो वहां का ये वाला टॉपिक मेरे पास लिखा हुआ नहीं कि हम आपको सिर्फ एक्सप्लेन कर दें। ठीक है, तो ये आपको करना होगा। सर नेक्स्ट क्लास से या नेक्स्ट चैप्टर से? नेक्स्ट क्लास, ये आखिरी स्लाइड है मेरे पास डाइजेशन का, उसके बाद उम्मीद करते हैं कि हो जाए। बट मेरे पास कॉल आ गया है कि सर अब आपको हायर क्लासेस में जाना है। लास्ट डेट है 14, यानी 1 वीक और, लास्ट डेट। उसके पहले से ही जाना पड़ जाएगा। तो देखते हैं, अगर हो गया तो ठीक है, नहीं तो फिर आप लोग लिख लीजिएगा कम से कम, जितना आज स्लाइड भेज दिए
उसको ट्यूसडे तक में लिखिएगा, ट्यूसडे को आपका क्लास होगा, ठीक है ना। ट्यूसडे यानी आज संडे है, कल बीच परसों। सुनना, दूसरा पार्ट जेजुनम है, जो सेकंड लार्जेस्ट पार्ट है, ये बहुत ही ज्यादा क्वाइल्ड होता है और ये थोड़ा रेडिश भी दिखेगा। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा सप्लाई होता है ब्लड वेसल का, ठीक है। तो इसका एक ये भी बात ध्यान रखो कि सिर्फ इसमें ब्लड वेसल ज्यादा होता है, इसलिए बाकी पार्ट से ये ज्यादा रेडिश दिखता है। उसके बाद बढ़ता है खाना तीसरे पार्ट में, जिसका नाम है इलियम। यहां पे बहुत बार बोले, स्पेलिंग देखो क्या स्पेलिंग है। ये डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है, एक इलियम ये भी है। ये किसका नाम है? शायद बताया था, देख रहे हो। ये इलियम डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है और ये इलियम एक बोन है। तो अगर जिस दिन नीट वाला अपने पे आ गया ना, सीधा यही पूछ देगा इलियम इज, और आप खुद से जी हो ये क्या पूछ रहा है, तुच्छा सा सवाल, मार दीजिएगा टिक धनाधन एकदम डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, और हो जाएगा गलती। यहाँ स्पेलिंग पे फोकस करना है। ILEUM, इलियम इज द पार्ट ऑफ गट, while ILIUM, इलियम इज अ टाइप ऑफ बोन। वो चैप्टर जब बोन वाला आएगा तो वहां भी ये भी वापस मिले बताएंगे। तो इलियम इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ गट, ये भी बहुत ज्यादा क्वाइल्ड होता है। एंड दिस इलियम इज द फाइनल साइट फॉर फाइनल डाइजेशन एंड मेजर एब्जॉर्प्शन, यानी मेन एब्जॉर्प्शन यहीं पे होता है, ठीक है। ठीक है नहीं ठीक है बताइए। हाँ। यस। चलिए, नाउ विल बी मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट। क्लियर कर दूं जरा, ये ध्यान रखना। वैसे इधर एक है, इस तरफ दो है और इधर तीन है। चलो, इलियम के बाद, अच्छा देखो, ये वाला पॉइंट का ही पार्ट था, जेजुनम सेकंड पार्ट था ना। जेजुनम का ही एक और पॉइंट है, यहां से फूड इलियम की तरफ जाता है, जो कि हम लोग ऐसे भी इलियम ही पढ़ते तीसरे नंबर पे। नेक्स्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या क्या होता है, क्या क्या स्ट्रक्चर्स होते हैं। वहां 3-4 मेजर स्ट्रक्चर है। पहला, वहां पे विली और माइक्रोविली होता है। विली और माइक्रोविली का काम होता है एब्जॉर्प्शन के लिए सरफेस एरिया बढ़ाना। बहुत बार एग्जांपल दिए हैं कि ये किसी भी चीज को अगर एब्जॉर्ब करना हो तो उस चीज को उस स्ट्रक्चर के डायरेक्ट कांटेक्ट में जाना होगा। किसी चीज को अगर एब्जॉर्ब करना है तो उस चीज को स्ट्रक्चर के डायरेक्ट कांटेक्ट में जाना होगा। जैसे मान लो अगर हम भूत है और इस दीवार को पार करके उस दीवार तरफ जाना है, तो इसके कांटेक्ट में जाना होगा, इसमें सटेंगे तभी इसके पार होंगे, ठीक। यहां तक। दूसरा बात, इसके अंदर लैक्टियल्स होता है। लैक्टियल एक लिम्फ वेसल है, बताया था लिम्फ क्या होता है, वैसे वापस बता देता हूं। हमारे ब्लड वेसल में पूरे पूरे ब्लड फ्लो कर रहे होते हैं, और उस ब्लड वेसल को हर सेल तक पहुंचाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ब्लड वेसल खुद सेल से बड़ा है, इसलिए हर सेल के अंदर तक नहीं पहुंच सकता। यानी ये जो रोड के बीच में नाला मोटा मोटा वाला पाइप लगाया जाता है, आप उसको हर बेसिन तक नहीं पहुंचा सकते, क्योंकि ये जो पाइप है ये बेसिन के नल से बड़ा है। उसी तरह ये जो ब्लड वेसल है ये बहुत सारे सेल से मिलकर बना है, यानी वो एक सेल से बड़ा है, तो उसको एक सेल के अंदर आप नहीं डाल सकते। तब न्यूट्रिएंट्स को हर सेल तक कैसे पहुंचाएं? तो कुछ ऐसा करते कि यहाँ पे नल खोले, पानी गिरा और बहता हुआ इस पूरे रूम को भिंगा दिया, कुछ वैसा सीन होता है। एक सेकंड बच्चा, ठीक है। तो हर जगह चूंकि ये ब्लड नहीं पहुंच सकता था हर सेल टू सेल, तो उसको न्यूट्रिशन कैसे मिले? उसके लिए सिंपल, आप एक नल खोले और वो फैल गया पानी पूरे फ्लोर को भिंगाता हुआ। और उसी तरीके से हमारे बॉडी में होता है, ब्लड वेसल से कुछ ब्लड सेल्स बाहर निकलते हैं जो हर सेल तक जाकर उसको भिगाते हैं। अब जिस सेल को जितना न्यूट्रिशन चाहिए उस पानी में से खींच लेता है। तो ये जो ब्लड सेल जो ब्लड वेसल से बाहर निकल के हर सेल तक गए, जब वो सेल ब्लड वेसल के अंदर थे आप उसी को ब्लड बोल रहे थे, और जब वही सेल उसी ब्लड वेसल से बाहर आ गया तब आप उसको लिम्फ बोल रहे हो। समझ गए बात? लिम्फ और ब्लड में ज्यादा डिफरेंस नहीं है।
लिम्फ ब्लड वेसल में से ही कुछ ब्लड सेल ही बाहर आ जाता है, तो उसी ब्लड सेल का नाम हम लिम्फ ले लेते हैं। ठीक, यहां तक बोलिए। हाँ भैया। हाँ, तो विली और माइक्रोविली होगा सरफेस एरिया को बढ़ाने के लिए, एब्जॉर्प्शन के लिए। दूसरा इसमें लैक्टियल्स होता है जो कि एक लिम्फ वेसल है। अब जाहिर सा बात है, ब्लड से लगातार ब्लड सेल्स निकल रहा है जिसको आप लिम्फ बोल रहे हो, तो ब्लड का वॉल्यूम तो घट रहा है ना। पहले 4 लीटर था, 1 लीटर निकल गया तो 3 लीटर खून बचा। ऐसे तो 10 दिन में खून खत्म हो जाएगा, सब लिम्फ बन जाएगा। तो ब्लड का वॉल्यूम मेंटेन रहे इसके लिए क्या होता है कि जो ब्लड सेल्स बाहर निकले, जो लिम्फ बना, वो लिम्फ वापस से लिम्फेटिक चैनल के थ्रू वापस आके ब्लड में मिल जाता है। ठीक है, तो वही लिम्फ वेसल, जो लिम्फेटिक चैनल है उसमें भी उधर भी वेसल्स होता है, तो वो जो लिम्फ वेसल है ये लैक्टियल है। यानी लैक्टियल भी एक तरह का लिम्फ वेसल है जो कि हेल्प करता है एब्जॉर्ब्ड फैट को डाइजेस्टेड फैट को एब्जॉर्ब करने में। उसके अलावा ये फैट सॉल्युबल विटामिन को भी एब्जॉर्ब करता है। फैट सॉल्युबल विटामिन बोले तो आपको नाम याद होना चाहिए, एडेक, ADEK। इसके अलावा इसमें क्रिप्स ऑफ लिवर कोन होता है। क्रिप्स क्या, विली तो सबको समझ में आता है। देखो इधर ये जो डायग्राम आपको दिख रहा है उसमें ये है विली। कौन, ये वाला, ये सब, ये स्ट्रक्चर, इसमें इस साइड में ऐसे विली है। विली क्या, तो सरफेस एरिया इंक्रीज करेगा। या एक काम करते हैं, इसी को और ऐसे नहीं, ऐसे समझाते हैं। देखो इधर देखो, ये जो उंगली है, अगर ये उंगली नहीं होता तो सिर्फ ये सरफेस था, इतने सरफेस में जो चीज सटता वो क्रॉस होके अंदर आ जाता। इसी एरिया को यूज करके मैं सिर्फ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बना दिया। देखो इसी एरिया को यूज किए सिर्फ। अब यहां से भी एब्जॉर्ब हो सकता है, यहां से भी, 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 इधर इधर इधर। देख रहे हो, यानी अगर इस उंगली को हटाएं तो इतना एरिया से जो एब्जॉर्प्शन हो सकता था, सिर्फ उसी एरिया को यूज करके एक उंगली बना दी, तो अब इधर से इधर से इधर से इतना एरिया बढ़ गया, सरफेस एरिया कई गुना इंक्रीज हो गया। उसी तरीके से ये जो उंगली था, ये जो विली था, इसी के बीच में यहां पे ऐसे गड्ढा बना देते हैं, गड्ढा। देखो ये है विली, इधर 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 हर तरफ से एब्जॉर्प्शन होगा। लेकिन अब जो बीच का गैप था, इस गैप में भी अगर यहां एक गड्ढा कर दें तो देखो फिर से सरफेस एरिया बढ़ गया। देख पा रहे हो, इसी गड्ढे को बोलते हैं क्रिप्ट। ठीक है, इस गड्ढे को बोलते हैं क्रिप्ट। और स्मॉल इंटेस्टाइन में क्रिप्स ऑफ लिवर कोन होता है जो कि एक ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर है, और ये भी सिक्रीशन करता है इंटेस्टाइनल जूस का। इसका मेजर रोल क्या है, सिक्रीशन ऑफ इंटेस्टाइनल जूस। चलिए अब बताइए, यहां तक में किसी को कोई दिक्कत? बोलो बोलो बोलो। नहीं, चलिए इसके बाद का पॉइंट, पेयर्स पैच। ये भी एक नया टॉपिक है भाई, पेयर्स पैच क्या। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में ना कुछ टॉन्सिल होता है, या इसी आप बोलो पेयर्स पैचेस को ही आप इंटेस्टाइनल टॉन्सिल भी बोलते हो। ये एक लिम्फोइड टिश्यू है, जानना है सर। ठीक है, और ये एक लिम्फोइड टिश्यू यानी इसका डिफेंस में रोल होता है। बस क्या है ये याद रखो, अभी कुछ समझ में नहीं आएगा क्योंकि अभी आप लिम्फ क्या होता है आप जानते नहीं हो, ना ही ये जानते हो लिम्फोइड टिश्यू क्या होता है। वैसे लिम्फ और लिम्फोइड टिश्यू अलग अलग चीज है। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन में पेनेट सेल होता है जो कि इंजाइम रिलीज करता है। कौन सा इंजाइम, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। उसके अलावा सिक्कम और अपेंडिक्स हो गया लार्ज इंटेस्टाइन में, मतलब लार्ज इंटेस्टाइन में जाने से पहले सिक्कम और अपेंडिक्स। सिक्कम और अपेंडिक्स जो है वो हाईली डेवलप्ड होता है हर्बीवोर में, क्योंकि वहां पे जो भी सेलुलोज होता है ना उसको डाइजेस्ट करने में समय लगता है, इसलिए थोड़ा ज्यादा डेवलप्ड होता है। चलो कोलोन से हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे, ये नेक्स्ट टॉपिक हो जाएगा हमारा। किसी को यहां तक में कोई दिक्कत हो तो बताइए, एनीवन हैविंग एनी काइंड ऑफ इशू? भैया कपर सेल जो बता रहे थे, हाँ, बस वो एक बार बता दी। कफर सेल एक मॉडिफाइड मोनोसाइट है जिसका रोल होता है डिफेंस में। ठीक है, कफर सेल एक मॉडिफाइड मोनोसाइट है जिसका रोल होता है डिफेंस में। यानी वो हमारे बॉडी में, लीवर में अगर गलती से भी, चूंकि देखो लीवर मेजर ऑर्गन है, वहां से अक्सर ब्लड गुजरता है,
तो अगर गलती से भी ब्लड के साथ वो कोई बैक्टीरिया या कुछ भी आ जाएगा तो ये कफर सेल उसको इनगल्फ कर लेगा। चूंकि ये इनगल्फ कर सकता है इसलिए इस कफर सेल को हम लोग फैगोसाइटिक सेल भी बोलते हैं। ठीक है आकाश? हाँ भैया। चलिए, और किसी को कोई डाउट? सर सर विली होता है या विलाई होता है? विली एक है, मतलब विली विलाई दोनों सेम ही बात है ना, विलस बोलते हैं सिंगुलर, और विली एक से अधिक हो तो विली या विलाई आप दोनों ही पढ़ सकते हो। और बताइए किसी को कोई डाउट तो? कोई डाउट बच्चा लोग? बोलो बोलो बोलो। कोई डाउट? नहीं? हाँ सर याद आया। बोलो। कौन से चैप्टर का टेस्ट हो रहा है होगा आई मीन? तुम्हारे तक खबर पहुंच जाएगा क्वेश्चन सेट होने के बाद, पहले हम सेट तो कर लें। अरे तो सर मतलब कौन से चैप्टर बॉट का जो होगा हुआ है, मतलब? एनिमल टिश्यू लेंगे जूलॉजी में, बॉटनी में जो हुआ है, प्लांट किंगडम हुआ है ना अभी, सॉरी बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन हुआ है ना। हाँ, हाँ तो बस जो हुआ है उसी का होगा। क्वेश्चन आप सेट कीजिएगा हाँ दोनों चैप्टर का। एनिमल टिश्यू या सिर्फ कॉकरोच? चलो देखते हैं, हम वो सेट करते वक्त डिसाइड करेंगे सिर्फ कॉकरोच या दोनों। सर हम वो नहीं पूछ रहे, आप दोनों चैप्टर का खुद कीजिएगा या आपके साथ मैम भी मतलब कुछ क्वेश्चन सेट करेंगे? अब लेट्स सी, ये अभी प्लानिंग स्टेज पे सोचे तो है कि मैम से भी ले लें कुछ क्वेश्चन, बट जो भी क्वेश्चन आएगा फाइनली उसमें कुछ चेंज तो हम करेंगे। ठीक है सर। ठीक है बच्चा।